ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। इससे पहले लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ चुके थे कि ईथर होते क्या हैं, इसके अलावा ईथर को रासायनिक विधियों द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है और इसके अलावा ईथर के क्या क्या भौतिक गुणधर्म हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ईथरों के रासायनिक गुणों की या रासायनिक अभिक्रियाओं की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ईथरों को हम सिंपली ROR द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। भाई आर हमारे यहाँ पर एल्किल समूह हो सकता है, या आर की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, बेंजीन रख सकते हैं, या एरल समूह रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एल्किल समूह रखते हैं तो एलिफेटिक ईथर हमको प्राप्त होते हैं, और अगर बेंजीन रिंग आर की वैल्यू रखी जाती है तो एरोमेटिक ईथर हमको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं में पहले प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें हम एलिफेटिक ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाएं करने जा रहे हैं। ठीक है, एलिफेटिक ईथर में हम यूज करेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं में C2H5O C2H5। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाई एथिल ईथर। दो एथिल ग्रुप हमारे जुड़े हैं और ईथर हमारा O द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर का हम यूज करेंगे, या हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, या इसका हम यूज करेंगे, या हम यूज करेंगे डाई मेथिल ईथर का। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड अभिक्रियाएं हमने लिखनी है, तो अभिक्रियाओं के दौरान हम इन तीन टाइप के ईथरों का यूज करेंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं, जो ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ईथर मुख्य रूप से तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है भाई, या सॉरी 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें होती हैं। पहले प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो ईथर का पूरा मॉलिक्यूल है वो टूटता है भाई। ठीक है, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ईथर का पूर्ण अणु भाग लेता है, तो ईथर का पूरा अणु इसमें भाग लेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं हमारी पहले प्रकार की अभिक्रियाएं। दूसरी अभिक्रियाएं हमारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कि ऑक्सीजन भाग लेता है भाई। ईथर में जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन जिन अभिक्रियाओं में भाग लेता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम फिर पढ़ेंगे। तीसरे प्रकार की हमारी जो अभिक्रियाएं हैं, इसमें वो अभिक्रियाएं इंक्लूड होंगी जिसमें कि ईथर में उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटेगा भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि ईथर में अगर हम यहाँ पर चूँकि जो एलिफेटिक ईथर है उनकी अभिक्रियाएं हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जो बॉन्डेड होता है वो किससे बॉन्डेड होता है, कार्बन से होता है। तो हम तीसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रियाएं देखेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बंध होता है वो बंध हमारा टूटता है। ठीक है, और चौथे प्रकार की यहाँ पर अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें कि केवल एल्किल समूह भाग लेता है ईथर का। उस कंडीशन में हमारा ऑक्सीजन भाग नहीं लेगा, कौन भाग लेंगे, ये जो एल्किल समूह है ये भाग लेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या हमने यहाँ पर करना है, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या पढ़ना है। पहले प्रकार की अभिक्रियाओं में हमारा पूरा ब्रेक होगा, इसमें एल्किल समूह भी ब्रेक होगा, ऑक्सीजन भी ब्रेक होगा, पूरा हमारा समूह ब्रेक होगा। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में केवल ऑक्सीजन भाग लेगा। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उसमें हमारा बंध टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो यहाँ पर बंध होता है वो बंध हमारा टूटता है। और चौथे प्रकार की अभिक्रियाओं में ना तो ऑक्सीजन भाग लेगा, केवल वहाँ पर कौन भाग लेगा, एल्किल समूह भाग लेगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की अभिक्रियाओं को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें अब पहले प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम देखेंगे। इसमें हमारी वे अभिक्रियाएं आती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ईथर का पूर्ण अणु भाग लेता है। तो पहले प्रकार की अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें कि ईथर का पूर्ण अणु भाग लेता है। ठीक है, तो इसमें हमारी पहले प्रकार की जो अभिक्रिया आती है वो आती है दहन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा कि दहन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है उसको, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, दहन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम देखो कागज़ को जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर भी क्या हो रही है, दहन अभिक्रिया हो रही है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दहन अभिक्रियाओं में हम किसी ईथर का प्रयोग करेंगे और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, कार्बनिक पदार्थों के लिए हमारे एक कंडीशन होती है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है उसका जब हम दहन करते हैं तो 2 प्रकार के पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और इसके अलावा दूसरा जल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये किसी भी कार्बनिक पदार्थ के लिए है भाई, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इसके अलावा ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो हम ये जानते हैं कि ईथर भी हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हम ईथर को जलाते हैं या ईथर का जब दहन करते हैं तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमको प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर अभिक्रिया लिख सकते हैं C2H5O
C2H5, ठीक है। डाई एथिल ईथर ये है हमारा, या हम इसको IUPAC नाम अगर लिखे हैं तो इथॉक्सी इथेन हम इसको बोल देते हैं, एथॉक्सी इथेन, ठीक है। या दो एथिल ग्रुप हैं इसमें, तो डाई एथिल ईथर, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए ईथर का हमने यूज किया, ये दो एथिल समूह है भाई, ठीक है। तो ईथर की अभिक्रिया हमने किसके साथ करनी है, ऑक्सीजन के साथ करनी है। तो जब यहाँ पर अभिक्रिया होगी, हम गर्म करेंगे या जलाएंगे इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ईथर को, तो यहाँ पर एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारा यहाँ पर जल बनेगा, और इसके अलावा यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा जब हम यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो अभिक्रिया को संतुलित करते समय कैसे करेंगे, देखो दो ऑक्सीजन हमारे ये है, सॉरी दो कार्बन ये हैं, दो कार्बन ये है, चार इसमें कार्बन है टोटल, तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या हम 4 कर लेंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन इसमें देख लो, 5 हाइड्रोजन ये है, 5 हाइड्रोजन ये है, यानी कि टोटल हमारे 10 हाइड्रोजन है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो इसमें हमारे कितने हम रखेंगे, हम 5 रखेंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, अब अगर हम ऑक्सीजन को संतुलित करें तो यहाँ पर 6, अगर हम 6 का यूज कर लेते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर संतुलित हो जाती है, ठीक है। तो दहन क्रिया में अगर हम देखें तो कंप्लीट हमारा जो कण है वो ब्रेक हो रहा है भाई। देखो यहाँ पर ईथर था, जबकि यहाँ पर ये ब्रेक हो चुका है, टोटल हमारा पूरा अणु ब्रेक हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में और इसके अलावा जल में, ठीक है। तो ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पूरा का पूरा हमारा अणु क्या हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो दहन अभिक्रिया हमारी ऐसी अभिक्रियाओं के अंतर्गत आएगा जिसमें कि पूर्ण ईथर का अणु क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब इसमें दूसरी जो अभिक्रिया है दहन के बाद, अगली जो अभिक्रिया है यहाँ पर, वो है निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया। अब देखो जब निर्जलीकरण अभिक्रिया की जाती है, देखो निर्जलीकरण का मतलब है यहाँ पर हमारा C2H5O C2H5, ठीक है। तो ये हमारा एक ईथर है, इस ईथर को जब हम उच्च ताप पर गर्म कर देते हैं भाई, उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर यूज किया जाता है हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है। तो Al2O3 की उपस्थिति में जब हम इसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे, तो उच्च ताप पर गर्म करने पर हमारे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा बनेगा एथीन बन जाएगा भाई। होगा क्या, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब है कि जो ईथर का कण है उस ईथर के कण से जल निकल जाएगा भाई, जल का बाहर निकलना, निर्जलीकरण, ठीक है। पदार्थ से जल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये बाहर निकलेगा Al2O3 की प्रेजेंस में, और हम इसको क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे। तो जल का अणु कैसे बाहर निकलता है, देखो यहाँ से हमारा एक ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ साथ एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यानी कि निर्जलीकरण में हम जल बना देते हैं भाई। तो जल आप लोगों को बता दिया है कि ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो H2O। अब यहाँ पर बचा क्या, देखो C2H4 यहाँ पर बचा, C2H4 यहाँ पर बचा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मोल हमारे क्या बनेंगे, C2H4 बनेंगे, 1 मोल यहाँ से बनेगा, 1 मोल यहाँ से बनेगा, तो 2 मोल C2H4 का यहाँ पर निर्माण होगा। अब अगर हम C2H4 को देखें तो ये क्या है, हमारा एथीन है भाई, ठीक है। तो जब निर्जलीकरण करते हैं हम, तो तब भी हमारा अणु का पूर्ण रूप से यहाँ पर ब्रेकेज होता है, कण हमारा पूर्ण रूप से टूट कर किसका निर्माण करता है, एथीन का निर्माण कर देता है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या बनता है, जल का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो ये अभिक्रियाएँ हमारी ऐसी थी, ये 2 अभिक्रियाएँ हमारी ऐसी थी जिसमें ईथर का पूर्ण रूप से क्या हो रहा था, ईथर का जो अणु है वो पूर्ण रूप से टूट रहा था, ठीक है। तो पहले प्रकार की अभिक्रियाएं हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं करेंगे। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं थी वे अभिक्रियाएं जिसमें ईथर का ऑक्सीजन भाग लेता है। तो दूसरा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ईथर का ऑक्सीजन भाग लेता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी ईथर है, उस ईथर में क्या उपस्थित होता है, ऑक्सीजन का कण उपस्थित होता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, और हाँ इन अगर हम यहाँ पर इस ऑक्सीजन की स्थिति देखें तो इस ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, इस पर 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं भाई। यहाँ पर इसके पास हम ऑक्सीजन को अगर हम देखें, देखो ऑक्सीजन पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। जब हम इसका विन्यास करते हैं तो इसका विन्यास 2 और 6 हमको मिलता है, ठीक है। तो अब हमारी जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, और अपना अष्टक पूरा करना ये चाहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जब ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होता है, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन हमारे ईथर के इधर की ओर इस एल्किल समूह से बंध बनाता है, और दूसरा ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो यहाँ पर बंध बनाता है।
दूसरे ईथर के कण से, या सॉरी दूसरे एल्किल समूह से बंध बनाता है। और इसके अलावा जो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉनों का यूज किस में हो जाता है, बंध बनाने में हो जाता है। और इसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाते हैं भाई। अब इनमें क्या होता है, इन 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनको ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या कर सकता है, दान दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लुईस क्षार भी कहते हैं भाई, लुईस क्षार। हमने एक इससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लुईस क्षार का, कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, दान दे देते हैं। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर ईथर है, ईथर भी लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और इसका रीजन ये है, लुईस क्षार की तरफ व्यवहार करने का रीजन इसका ये है कि इस पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे होते हैं जिनको कि ये क्या कर सकता है, दान दे सकता है। तो यहाँ पर लुईस क्षार क्यों है, अगर ये पूछा जाता है तो हम रीजन बताएंगे कि इसके पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनको ये दान दे सकता है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। ठीक है, तो अब लुईस क्षार की तरह ये व्यवहार करता है कुछ अभिक्रियाओं में भाई। ठीक है, पहली अभिक्रिया है जब हम इसकी क्रिया HCl के साथ करते हैं। जब हम ईथरों की अभिक्रिया HCl के साथ कर देते हैं तो उस समय ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो हम यहाँ पर एक ईथर का प्रयोग करते हैं C2H5O C2H5। ठीक है, इसकी क्रिया हम कर देते हैं HCl से। तो अब जब HCl से ये अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यहाँ पर HCl में हमारा H वाला पार्ट पॉजिटिव में होता है और Cl वाला पार्ट नेगेटिव में होता है भाई। और ये पॉजिटिव क्यों बनता है, क्योंकि ये अपने, चूंकि यहाँ पर सहसंयोजी बंध होता है और ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दे देता है भाई, या इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होने लगते हैं इसके, जिसके कारण इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों से इस हाइड्रोजन पर जुड़ जाता है और हमारा जो पदार्थ बनता है वो ये बनता है भाई, C2H5O। ठीक है, C2 ये हमने बनाया है C2H5O C2H5O C2H5। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ता है और इसके अलावा जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन हमारा है, इसी से आकर्षण बल में रहता है भाई, इस हाइड्रोजन से। तो ये हमारा पदार्थ यहाँ पर बनता है। इस पदार्थ को हम यहाँ पर बोलते हैं डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो डाईऑक्सोनियम लवण होता है भाई एक प्रकार का, ये डाईऑक्सोनियम लवण है। तो अगर डाईऑक्सोनियम लवण का फॉर्मूला आपसे पूछें तो ये हमारा डाईऑक्सोनियम लवण है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ा है भाई, यहाँ पर देखो ये। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम देखो इसको फिर से जल में अगर हम घोल दें इस पदार्थ को, तो वापस हमको जो ईथर है वो ईथर प्राप्त हो जाता है और इसके अलावा जो HCl है ये यहाँ से निकल जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस क्रिया के दौरान देखें तो इस क्रिया के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन एक्टिवेट हो जाता है भाई, इसका जो ऑक्सीजन है ये एक्टिवेट हो जाता है और अपने जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों से ये हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। ठीक है, और ऑक्सोनियम लवण हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम ईथर की क्रिया कराते हैं BF3 से, ठीक है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड हमारा हो जाएगा। जब इससे हम अभिक्रिया कराते हैं ईथर की, तो तब भी इसी प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है और अभिक्रिया ऑक्सीजन वाले सिरे से करता है। तो हम लिख सकते हैं C2H5O, ये हमारा ईथर है, इसकी क्रिया हम BF3 से कर लेते हैं। तो जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर इसके पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनको ये दे सकता है भाई इसको, तो ये क्या करता है, यहाँ पर दे देता है फिर C2H5O। और इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन है अब यहाँ पर किससे जुड़ जाएगा, Br से जुड़ जाएगा, BF3 से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा पदार्थ बनता है, इस पदार्थ को हम बोलते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट। बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। तो इन दोनों ही रासायनिक अभिक्रियाओं में हम ये देख रहे हैं कि जो ईथर है वो किस भाग से अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन वाले भाग से अभिक्रिया कर रहा है। तो HCl के साथ ये भी ऐसी अभिक्रिया दर्शाएगा और इसके अलावा BF3 के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो इस प्रकार की अभिक्रिया ये दर्शाएगा। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद अगले प्रकार की जो तीसरे प्रकार की यहाँ पर अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें कि हमारा C और O के बीच जो बंध होता है वो ब्रेक होता है भाई। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएँ किन किन पदार्थों के साथ ये करता है, देखो सबसे पहले जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, इसमें भी पहले प्रकार की अभिक्रिया इसकी है, जब हम इसकी क्रिया कराते हैं HX के साथ।
हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ। HX के रूप में हम यूज कर सकते हैं HBr का, HCl का, HI का। ठीक है, तो ईथरों की अभिक्रिया ये है हमारा एक ईथर C2H5, C2H5। ठीक है, बीच में हमने किससे जोड़ देना है, ऑक्सीजन से जोड़ देना है, तो ये ईथर है हमारा। इसकी क्रिया जब हम HX प्रकार के यौगिकों से कराते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, देखो बॉन्ड कहाँ से तोड़ना है हमने, ऑक्सीजन और कार्बन से। तो एक बॉन्ड को तोड़ लो, यहाँ वाले बॉन्ड को हम ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, जो H है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, X हमारा इस कार्बन पर जाएगा। भाई हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव में टूटता है भाई, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है जिससे ये नेगेटिव में टूटता है और ये वाला भाग पॉजिटिव में टूटेगा। ऐसे ही HX में H वाला भाग पॉजिटिव में टूटता है और हेलोजन हमारे ज़्यादा विद्युत ऋणीय होने के कारण किस में टूटते हैं, नेगेटिव में टूटते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में टूटेगा। अब हमारा बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा C2H5OH और इसके अलावा क्या बन जाएगा, C2H5X बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तो एल्कोहल बनेगा, H यहाँ पर जुड़ा तो एल्कोहल हमारा बना, ठीक है, और X यहाँ पर जुड़ा तो ये एल्किल हैलाइड हमारा बना। ठीक है, तो इसको हम सममित ईथर में भी दिखा सकते हैं इस अभिक्रिया को, असममित ईथर में भी दिखा सकते हैं। जैसे ये ईथर हमारा सममित है भाई, क्योंकि दोनों हमारे एक ही प्रकार के एल्किल समूह यहाँ पर जुड़े हैं। ठीक है, अब देखो जब असममित ईथर से इसकी क्रिया होती है, जैसे असममित ईथर ये है C2H5OCH3। ठीक है, प्लस हम क्रिया कर लेते हैं इसकी HX से। तो असममित ईथर से जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो हमेशा हमारा यहाँ पर जो बड़ा वाला एल्किल समूह होता है, ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा, जो यहाँ पर बड़ा वाला एल्किल समूह होगा उसके साथ ऑक्सीजन जाएगा, छोटे वाले के साथ क्या आएगा, हेलोजन आएगा। तो ये बनेगा हमारा C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन जाएगा और इसके अलावा CH3X बन जाएगा। ठीक है, तो X के फॉर्म में हम Br, Cl और I रख के इन अभिक्रियाओं को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ये जो अभिक्रिया होती है HX के साथ जो अभिक्रिया होती है, ये हम इसमें भी दिखा सकते हैं भाई, जो हमारा एरोमेटिक ईथर होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक ईथर में भी देखो ऑक्सीजन है, इधर की ओर बेंजीन रिंग है, इधर की ओर एल्किल समूह है। ठीक है, तो ये हमारा एरोमेटिक ईथर है, इसकी क्रिया HX से करा दो तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, देखो बड़ा समूह हमारा ये है तो O इसके साथ, सॉरी जो H है, हाँ O इसके साथ जाएगा, H यहाँ पर आएगा और X CH3 के साथ जुड़ेगा, यानी कि बनेगा हमारा बेंजीन रिंग हमने बनानी है OH और इसके अलावा क्या बनेगा, प्लस CH3X, यानी कि एक तो हमारा यहाँ पर ईथर, सॉरी एक तो हमारे एल्कोहल बनेंगे, दूसरा हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो बन जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा ईथर है इसको यहाँ पर ध्यान देना है, इस ईथर को हम बोलते हैं एनीसॉल। तो कभी कभी यहाँ पर रिएक्शन आती है कि एनीसॉल से फिनॉल बनाइए, तो उसके लिए इस अभिक्रिया को ध्यान रखना, क्योंकि ये एनीसॉल है हमारा एक प्रकार का ईथर है, या इसको हम मिथॉक्सी ईथर कहते हैं, मिथॉक्सी ईथर। तो जब हम इसकी क्रिया HX से कराएंगे, HX में हम HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं। तो इसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है तो फिनॉल हमारे यहाँ पर बनता है। ठीक है, क्रिया के दौरान क्या हो रहा है, CH3X के साथ जा रहा है तो CH3X बन रहा है, H यहाँ पर जुड़कर फिनॉल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये अभिक्रिया ऐसी है जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। इसी में दूसरी जो अभिक्रिया है ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसमें हम ईथर की क्रिया करा लेते हैं। ईथर है हमारा C2H5O, C2H5। ईथर का हम करते हैं अपचयन। तो अपचयन करने में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज करते हैं और अपचयन होता है हमारा लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में, और HI का भी यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना कि जब हम अपचयन क्रिया करते हैं ईथर की तो यहाँ पर भाग कौन लेता है, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में होती है और HI की उपस्थिति में होती है। ठीक है, अपचयन होता है। अब जब अपचयन होता है तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ से HI से मिलते हैं भाई, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे। अब हाइड्रोजन कैसे यहाँ पर क्रिया करते हैं, देखो हाँ, यहाँ पर जब क्रिया होगी तो देखो 2 हाइड्रोजन हमारे, जो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को ले जाएंगे, यहाँ से भी बंध टूटेगा इस केस में, यहाँ से भी, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। इसके अलावा 2 हाइड्रोजन हमारे और बचे हैं, तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, 2 मोल हमारे बनेंगे C2H6, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा भाई, C2H6 बनेगा। देखो कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन है,
5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, जब यहाँ से बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन बाहर निकला तो एक हाइड्रोजन यहाँ आया तो C2H6 बन जाएगा। और यहाँ भी वही होगा, C2H5 पहले से है, यहाँ से बंध टूट रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। जबकि जो 2 अन्य हाइड्रोजन हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो ये क्रिया भी मस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्रिया पूछी गई है भाई, 3-4 बार पूछी गई है, तो इस क्रिया को भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर तीसरे प्रकार की जो क्रिया है जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। देखो यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा है, ठीक है। तो तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है जब हम PCl5 के साथ अभिक्रिया करते हैं भाई, ईथर की क्रिया जब हम PCl5 के साथ कर लेते हैं तो ईथर के रूप में हम यूज कर रहे हैं C2H5O, ठीक है। क्रिया हम कर लेते हैं PCl5 के साथ, ठीक है। गर्म कर देते हैं हम इन दोनों पदार्थों को साथ में लेके। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसी क्रिया यहाँ पर हुई थी भाई, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड हमारे टूटे थे, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ से भी बॉन्ड टूटता है, यहाँ से भी बॉन्ड टूटता है भाई, ठीक है। और क्या होता है, एक Cl एक के साथ जुड़ता है, दूसरा Cl इसके साथ जुड़ता है, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा भाई, C2H5Cl। 2 मोल हमारे बन जाएंगे। देखो C2H5 यहाँ से आएगा, एक Cl इसको मिलेगा, C2H5 यहाँ से आएगा, एक Cl यहाँ से मिलेगा, यानी कि 2 मोल हमारे क्या बन जाएंगे, C2H5Cl बन जाएंगे, ठीक है। प्लस दूसरा पदार्थ यहाँ पर बनता है, देखो यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, यहाँ पर एक फॉस्फोरस बचा हुआ है, 3 क्लोरीन बचे हुए हैं, तो हमारा एक पदार्थ होता है POCl3, फॉस्फोरिक क्लोराइड हम इसको बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये पदार्थ हमारे यहाँ पर बनता है। तो एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए इस अभिक्रिया को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा C और O के बीच से यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगली जो अभिक्रिया है इसमें हम क्रिया कराते हैं जल के साथ। चौथी जो यहाँ पर अभिक्रिया है D हम लिख लेते हैं, जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बंध टूटना है। इसमें हम अभिक्रिया में क्या करते हैं, देखो C2H5O C2H5, ये हमने ईथर लिया, ईथर की क्रिया हम कर रहे हैं जल के साथ, और यहाँ पर यूज किया जाता है, सिंपल जल से क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, H2SO4 का जब यूज करेंगे तो तब ये जल से क्रिया करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्रिया के दौरान क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड टूटता है भाई, यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, जैसे हमारे पीछे भी हुआ था। कुछ कंडीशन तो ऐसी थी जिसमें दोनों जगहों से बंध टूट रहा था, लेकिन कुछ कंडीशन हमने यहाँ पर भी देखी जिसमें से कि केवल एक बंध टूटता है, यहाँ पर भी ऐसी होगा। इसके अलावा जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जल कैसे टूटता है हमारा, जल HOH हम लिख सकते हैं जल को, ठीक है। तो जल से H+ निकलता है, OH- निकलता है, तो अब क्या होगा, H+ यहाँ पर जुड़ेगा, तो एक तो हमारा बनेगा C2H5OH, और दूसरा हमारा बनेगा OH यहाँ जुड़ेगा, देखो C2H5OH, यानी कि यहाँ पर हमारा बन क्या रहा है, 2 मोल हमारे बन रहे हैं C2H5OH, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे बना है। C2H5O यहाँ से आएगा, H जल का जाएगा, तो C2H5OH हमारा एक मोल यहाँ से मिला, दूसरा मोल यहाँ से बनेगा C2H5, ये चूंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, OH यहाँ आया, तो 2 मोल हमारे क्या बन जाएंगे, C2H5OH बन जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम इसमें ये करते हैं भाई C2H5O CH3O, जब हम ये लेंगे, यहाँ पर तो डाईएथिल ईथर था, अब हमने यहाँ पर एथिल मेथिल ईथर ले लिया, या मेथॉक्सी इथेन ले लिया, ठीक है। इसकी क्रिया हमने जल के साथ कराई, जल को HOH के फॉर्म में दिखा देते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पर और साथ में हम लेके गर्म भी करेंगे अभिक्रिया के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्रिया होगी तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ से हमारा ये ब्रेक होगा भाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये ब्रेक होगा, यहाँ से जो H है ये H यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और OH हमारा यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर बनेगा C2H5OH, एक तो बन जाएगा मेथेनॉल एथेनॉल दूसरा बन जाएगा CH3OH, क्योंकि OH यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। तो एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों प्रकार के हमारे यहाँ पर जो अल्कोहल हैं वो हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं जब हम जल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 अभिक्रियाएं हमने ऐसे देखी जहाँ पर कि बंध हमारा कहाँ से टूट रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से टूट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगले प्रकार की अभिक्रियाएं हैं उसमें हमारा एल्किल समूह भाग लेता है भाई,
समूह ले जो हमारे यहाँ पर क्रिया के दौरान ईथरों से जब हम कुछ पदार्थों की अभिक्रिया कराते हैं तो केवल वहाँ पर कौन भाग लेता है, एल्किल समूह भाग लेता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी होती हैं। सबसे पहले जो अभिक्रियाएं हैं वो है हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं, हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, तो हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं में हम यूज करते हैं, हैलोजनों का यूज कर लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पदार्थों का यूज करते हैं भाई। और क्रिया हमारी यहाँ पर होती है अंधेरे में। ठीक है, तो यहाँ पर होती कैसे हैं क्रियाएं, देखो C2H5O C2H5। ठीक है, ये है हमारा ईथर, इसका हमने क्लोरीनीकरण कर लेना है भाई, क्लोरीन के साथ क्रिया करानी है इसकी। तो जब यहाँ पर क्रिया होती है तो पदार्थ ये बनता है भाई, देखो C2H5Cl, फिर O C2H5। ठीक है, या इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, रुक जाओ सॉरी, C2H4Cl, और इसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा C2H5, या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। देखो C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3CH2। देखो C2H5 है तो C2 है हमारे, H कितने हैं, 5 हैं, O यहाँ पर इसको भी हम CH3CH2O के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये बनाओ या ये बनाओ, Cl2 से क्रिया कराएंगे, अंधेरे में क्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो केवल एल्किल समूह भाग लेगा। होगा क्या यहाँ पर देखो, या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से, दोनों में से एक कार्बन का क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, वो एक Cl के साथ जाएगा। तो H यहाँ से, Cl यहाँ से, क्या बना, HCl यहाँ पर निकल रहा है, जबकि दूसरा Cl यहाँ जुड़ जाएगा भाई, यानी कि पदार्थ हमारा ये बनेगा CH3CCl, ये H हमारा हुआ। फिर ऑक्सीजन यहाँ पर CH3CH2। तो हैलोजनीकरण हमारा हुआ, तो हैलोजनीकरण के दौरान क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के ठीक बगल वाला कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकलता है, वो एक क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl बनाता है, जबकि दूसरा क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH4 रह जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखो C ये है, 2 ये है, C2H4 हो जाएगा और Cl जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पदार्थ यहाँ पर बनेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिया हमारी कहाँ पर हो रही है, एल्किल समूह पर यहाँ पर क्रिया कर रहा है पदार्थ। ठीक है, अब इसी अभिक्रिया में फिर से अगर हम क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो अब इस बार क्लोरीन यहाँ पर अभिक्रिया करेगा भाई, दूसरी बार दूसरे एल्किल समूह पर क्रिया करता है, और यहाँ से H निकालता है, यहाँ का Cl जाता है, तो यहाँ पर भी HCl निकलेगा, जबकि Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा और पदार्थ हमारा ये बनेगा CH3CClHO CHCl और CH3। तो पहली बार हमारे इस एल्किल समूह पर किया, ये वाले एल्किल समूह पर किया, और दूसरी बार क्रिया ये वाले एल्किल समूह पर किया। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी क्रिया है जिसमें कि कहाँ पर अभिक्रिया होती है, एल्किल समूह पर अभिक्रिया होती है, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर उत्पाद बनते हैं। ठीक है, इसी में दूसरी अभिक्रिया है जिसमें कि किसका निर्माण होता है, परऑक्साइड का निर्माण होता है भाई, परऑक्साइड का निर्माण। ठीक है, और ये हम क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ भाई, और सिंपली यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है जब ईथर की। तो ईथर हमने यहाँ पर लेना है, इसी फॉर्म में ले लेते हैं, CH3CH2O CH3CH2, ये लिया हमने, ईथर लिया है। ईथर की क्रिया हम ऑक्सीजन से करते हैं भाई। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, और ये क्रिया हमारे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है, H द्वारा हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश को। तो यहाँ पर क्या होता है, परऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब परऑक्साइड के निर्माण के दौरान क्या होता है कि इस कार्बन में से, इसमें या तो ये कार्बन होगा या तो ये कार्बन होगा भाई, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे यहाँ पर ऊपर क्रिया हुई है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, 2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर कार्बन से जुड़ेंगे, और फिर जो हाइड्रोजन बचा है वो कार्बन के बाहर से जुड़ जाएगा, यानी कि पदार्थ ये बनेगा भाई, CH3 यहाँ पर CH रहेगा केवल, ऑक्सीजन हमारा 2 ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और ऑक्सीजन के बाहर से H जुड़ जाएगा भाई, और ये हमारा ऑक्सीजन यहीं पर रहा, CH2 और इसके अलावा CH3। ठीक है, तो ये जो हमारा पदार्थ होगा, ये पदार्थ क्या कहलाएगा, परऑक्साइड कहलाएगा, परऑक्साइड इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी दोनों ही अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें कि एल्किल समूह भाग ले रहा है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर अभी आज की क्लास में ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी भाई, और हमने ये जाना कि जो ईथर हैं, रासायनिक क्रियाएं 4 विधियों द्वारा इसमें होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की अभिक्रिया बताई कि जिसमें ईथर का पूर्ण अणु भाग लेता है,
तो इसमें जो अभिक्रिया हमने पहली बताई वो बताई दहन अभिक्रिया, जिसमें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखो ऑक्सीजन का यूज दो जगह हो रहा है भाई, एक तो दहन अभिक्रिया में हो रहा है और इसके अलावा एक हमारा यहाँ पर क्रिया में हो रहा है परऑक्साइड के निर्माण की क्रिया में भी हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। लेकिन दोनों जगह अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं हमारे। देखो वहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे सीधे गर्म कर रहे हैं या जला दे रहे हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईथर को। लेकिन यहाँ पर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस क्रिया को करा रहे हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कराएंगे तो क्या बनेगा, परऑक्साइड बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर जब दहन किया जाएगा इसका, तो इसका अणु वितरित हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, इसके अलावा जल में, और इसके अलावा यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरे प्रकार की इसमें अभिक्रिया हमने की निर्जलीकरण अभिक्रिया, जिसमें हमने Al2O3 का यूज किया और गर्म कर दिया ईथर को। तो इससे जल का कण बाहर निकल जाता है और ईथीन हमको प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार की यहाँ पर अभिक्रिया थी जिसमें कि ईथर के वे अणु भाग लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन उपस्थित होता है। और इसी के आधार पर हमने ये भी देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ईथर किसकी तरह कार्य करता है, लुईस क्षार की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर उपस्थित एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में दे देता है अन्य पदार्थों को। तो इसलिए ये क्या है, एक प्रकार का लुईस क्षार है। ठीक है। तो लुईस क्षार की क्रिया हमने देखी थी कि HCl के साथ जब हम ईथर की क्रिया करते हैं तो इस ऑक्सीजन से HCl जुड़ जाता है भाई, ये और ऐसे जुड़ता है, इस फॉर्म में जुड़ता है। तो जो पदार्थ बनता है उसको हम ऑक्सोनियम लवण बोलते हैं। ऑक्सोनियम लवण का यहाँ पर निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब BF3 के साथ अभिक्रिया करता है तो तब भी यहाँ पर लुईस क्षार की तरह व्यवहार ये करता है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा बनता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट। ठीक है। तो ये पदार्थ हमारा बनता है। इसके अलावा अगले प्रकार की जो अभिक्रिया, तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया थी यहाँ पर, इसमें हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध होता है वो बंध ब्रेक होता है और उत्पादों का यहाँ पर निर्माण होता है। तो इसमें हमने पहले अभिक्रिया कराई थी HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ। तो हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में बताया था HBr का यूज कर सकते हैं, HCl का यूज कर सकते हैं, HI का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है। तो कर लेते हैं हम यहाँ पर क्रिया में हमने यहाँ पर देखा कि जब यहाँ पर ऐसी क्रियाएं होती हैं तो जो हमारा ईथर है, ईथर हमारा एक भाग से यहाँ पर टूटता है, हाइड्रोजन इस पर जुड़ता है और हेलोजन हमारे दूसरे भाग पर जुड़ता है और उत्पाद यहाँ पर बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक अभिक्रिया हमने देखी थी कि जब हम इसका अपचयन करते हैं, ईथर का जब अपचयन करते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में और HI की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमारा एल्केन बनते हैं भाई, एल्केन बनते हैं। और एल्केन कैसे बन रहे हैं हमारे, देखो ऑक्सीजन यहाँ से इधर से भी बॉन्ड टूटता है, इधर से भी बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ जाकर H2O बनाता है। जबकि जो बचे हुए दो हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन एक पर जुड़ता है, एक कार्बन पर जुड़ता है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर जुड़ता है। तो 2 मोल यहाँ पर C2H6 बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखना। ठीक है। इसी प्रकार जब PCl5 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। तो 2 मोल यहाँ पर हमारे C2H5Cl प्राप्त होते हैं और POCl3 यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम जल के साथ इसकी अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो एक समान अल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हैं इस विधि द्वारा, अलग अलग प्रकार के अल्कोहल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के अल्कोहल प्राप्त करना होगा तो जो हमारे असममित ईथर होते हैं उनका हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा लास्ट टाइप की जो अभिक्रियाएं हमारी यहाँ पर थी उनमें हमने देखा जिसमें कि एल्किल समूह भाग लेता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी जब हैलोजनीकरण करते हैं ईथरों का। ठीक है। तो हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम इस कंडीशन में, और अंधेरे में क्रिया कराते हैं हमें। तो हेलोजन हमारा क्या करता है कि जो ऑक्सीजन के ठीक बगल वाला कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकालता है, वो हाइड्रोजन एक Cl के साथ जाकर HCl बनाता है। ठीक है। जबकि जो क्लोरीन होता है वो हमारे इस पोजीशन पर जुड़ जाता है भाई, जिससे हमारा कार्बन निकला है। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली। ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो हमने यहाँ पर अभिक्रिया की थी वो की थी परऑक्साइडों के निर्माण की क्रिया। इसमें हमने ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई थी। तो हमने यहाँ पर भी देखा था कि एल्किल समूह हमारा भाग लेता है, और इस एल्किल समूह में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन होता है उससे हाइड्रोजन निकलता है, उस कार्बन पर हमारे दो ऑक्सीजन निकलते हैं। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन पे क्या कार्बन के स्थान पर जहाँ से हाइड्रोजन निकला है उसमें क्या जुड़े, दो ऑक्सीजन के कण जुड़े भाई, दो जो ऑक्सीजन हमारे के कण हैं वो जुड़ रहे हैं, और उसके बाहर से हमारा जो निकला हुआ हाइड्रोजन है वो जुड़ रहा है। तो ये जो पूरा पदार्थ हमारा बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली परऑक्साइड इसको हम कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो परऑक्साइड बनता है इस परऑक्साइड को हम बोलते हैं एथॉक्सी। एथॉक्सी इसका नाम भी नोट कर लो, एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है। तो
ये है भाई, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर ईथर की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कर चुके हैं और मेनली हमने यहाँ पर एलिफेटिक जो ईथर हैं उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं की। अब जो अगला हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम जो एरोमेटिक ईथर होते हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो अगली हमने क्रियाएं पढ़नी है और लास्ट हमारा यहाँ पर ईथर का टॉपिक रहेगा वो, तो वो अगली क्लास में हम करेंगे।